मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के भाषण के साथ शुरू हो गई है। क्योंकि अब वो नफरती राजनीति नहीं चलने वाली, वो पुराने ढर्रे की राजनीति नहीं चलने वाली। प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होकर युवाओं की बात करते हैं, मगर राजस्थान के अलवर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुंडे छात्रों को धमकाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, कृष्णा नगर के एक सर्किट हाउस में जाती हैं और प्रशासन उन्हें कहता है यहां से चले जाओ वरना आपकी जान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे घेर लेते हैं और धमकाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग नसीहत दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। सबसे बड़ी बात, मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी है कि विपक्ष जरूरी है। जेन जी को सुनो, युवाओं को सुनो। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले में भाषण दिया, एक छोटा सा भाषण, ज्यादा कुछ कहने को नहीं था और उस पर भी जेन जी हावी दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात, उसी पुराने ढर्रे पर प्रधानमंत्री विपक्ष को ताना मार रहे थे, अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा है इसी तरह से तुमने किसानों को अर्बन नक्सल कहा था, जंतर मंतर पे आंदोलन करने वालों को अर्बन नक्सल कहा था, मगर हर बार तुम्हें झुकना पड़ा है। हम इन तमाम चीजों की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, मगर सबसे पहले रामदेव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तंत्र के सबसे करीबी हैं। रामदेव कह रहे हैं कि आज युवाओं में असंतोष है, नौकरियां नहीं है, सरकार को सुध लेनी चाहिए। वो कहावत है ना दोस्तों कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूदते हैं। रामदेव, जिनका पूरा वजूद भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है, और मगर आज वो ये जो नसीहत दे रहे हैं बहुत मायने रखता है। सुनिए लाला रामदेव किस तरह से भाजपा को नसीहत दे रहे हैं, सुना जाए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। मगर दोस्तों सबसे बड़ी नसीहत आरएसएस से आ रही है, मोहन भागवत, जिन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विपक्ष की जगह है, वाद विवाद होना चाहिए, मंत्रणाएं होनी चाहिए। सुनिए मोहन भागवत की ये नसीहत, और ये नसीहत किसी और के लिए नहीं, प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष को ताना मारा था कि ये लोग नकारात्मक है। आज प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था, मगर सुनिए किस तरह से मोहन भागवत कह रहे हैं कि विपक्ष जरूरी है। धम्म चक्र है। धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्य हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं,
लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो 2 भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है। मगर जो सबसे अहम नसीहत मोहन भागवत की तरफ से आई है वो युवाओं को लेकर। मोहन भागवत ने कहा कि ये जो हमारा युवा है ना, डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, यानी कि लोकतंत्र की कमाई है। हमें उसकी बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आज से 30 साल बाद ये युवा जो है वो बुजुर्ग हो जाएगा, वो अगली पीढ़ी हो जाएगा। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि ये युवा जो कह रहा है उसे हम ध्यान से सुने। मगर क्या प्रधानमंत्री अपने अहंकार के उस आइवरी टावर से नीचे उतरकर इन तमाम बातों को सुनेंगे? सुनिए, ये करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं को मारा है मोहन भागवत ने। देखा जाए। गौरव भी हमारे मन में है और ये एहसास भी हमारे मन में है। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और जहां तक अर्बन नक्सल की बात है दोस्तों, कांग्रेस ने पलटवार किया है। पवन खेरा कह रहे हैं कि इसी तरह से तुमने किसानों के बारे में अर्बन नक्सल कहा, तो इस तरह की बातें करना बंद करो। पवन खेरा ये लफाजी करते रहते हैं। पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। उन्होंने महिला विधेयक की बात की जो कि वजूद में है, मगर चूंकि इन्हें डीलिमिटेशन बिल पारित करना है, इसीलिए महिलाओं के नाम पर राजनीति करो। कांग्रेस ने पलटवार किया और मैं चाहता हूं आप गौर करें जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, उनके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। बकौल जयराम रमेश, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से अपने भाषण में महिला आरक्षण को लेकर एक बेईमानी भरा दावा किया। उन्हें पता होना चाहिए कि सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, लेकिन मोदी सरकार के दोहरे रवैये की वजह से इसे 2024 के चुनाव से ही लागू नहीं होने दिया गया। इस कानून का नोटिफिकेशन भी बहुत देर से 16 अप्रैल 2026 की शाम को चुपचाप और जल्दबाजी में जारी किया गया। प्रधानमंत्री को यह भी याद रखना चाहिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत संविधान में 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए हुई थी। इसके पीछे श्री राजीव गांधी की सोच और कोशिश थी, जिसकी वजह से यह संभव हो पाया। कांग्रेस का रुख लगातार साफ रहा है। मौजूदा लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में कोई बदलाव किए बिना 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू किया जाए। और जहां तक महिला सम्मान की बात है दोस्तों, महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं और वहां प्रशासन उनको धमकाता है कि यहां से निकल जाइए। भारतीय जनता पार्टी के जो अराजक तत्व हैं उस जगह को घेर लेते हैं, धमकाते हैं। मैं चाहता हूं आप सुने महुआ मोइत्रा कह क्या रही हैं। Hello, this is Mahua Moitra, Lok Sabha MP from Krishnanagar, West Bengal. Yesterday, the Lok Sabha was adjourned sine die and I flew to Bengal. Today, the 14th, I am staying the night in my constituency at the district headquarters at the Circuit House, Krishnanagar, which is the official accommodation that every MP can stay in. Now, at about 15 minutes ago, at 9:47 p.m., I'm a woman MP in my own circuit house, in my own district.
I receive a call from the additional district magistrate Nadia, who informs me that, Madam, you need to vacate the premises. You need to leave the circuit house. You can't stay there. So I said, why? And he said, this is the order from the top that I've been asked to convey to you. So I said, I'm certainly not going anywhere. And I just want to say that the Ministry of Home Affairs, in its table of precedence, ranks members of parliament at number 21. That is even higher than the chief secretary of the state. That is higher than a chief minister of a union territory, who are all at number 22. A MP, when she is in her constituency or visiting any district, is supposed to get the circuit house accommodation, and you cannot throw me out under any circumstances. Even if a chief minister of a union territory is visiting at the same time that I am, according to the table of precedence, I should get higher preference than that. Can you imagine the audacity of the administration, the BJP administration, that they're asking a sitting MP, a woman, calling her at 9:47 at night and asking her to vacate her circuit house? Can you imagine this? एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होकर महिला सम्मान की बात करते हैं और इस तरह से एक महिला सांसद के साथ यह सब हो रहा है। और सुनिए भारतीय जनता पार्टी का यह नेता किस तरह से धमका रहा है महुआ मोइत्रा को कि तुम जहां भी जाओ, या तो जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी की सरकार है और टीएमसी के नेताओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ममता बनर्जी पर हाल ही में हमला हुआ था, आप जानते हैं अभिषेक बनर्जी पर कितना खूनी हमला हुआ था। और अब एक महिला सांसद को उस वक्त धमकाया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान पर ज्ञान दे रहे थे लाल किले से। सुनिए भाजपा का एक कार्यकर्ता किस तरह से बांग्ला में धमका रहा है महुआ मोइत्रा को, सुना जाए। আমরা উনি যেখানেই যে প্রান্তেই যাক না কেন কৃষ্ণনগরবাসীও ছাড়বে না, বিজেপি কর্মীরাও ছাড়বে না, কারণ উনি যে বক্তব্য জনসমক্ষে রেখেছেন, মা কালীকে উনি বলেছে মদ খায় এবং মাংস খায় মা কালী। উনি রাত্রির হলে ওনার মদের টেবিল এবং মাংস ছাড়া ওনার চলে না। दोस्तों वकील करुणानंदी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं अदालत की अवमानना है, क्योंकि अदालत ने कहा था कि पूरी सुरक्षा दी जाए जिस तरह से टीएमसी के सांसदों पर हमला हो रहा है। मगर ये लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग टीएमसी के नेताओं को मार रहे हैं। ममता बनर्जी पर पथराव किया गया और जिन लोगों ने पथराव किया था वो सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। अभिषेक बनर्जी को मारा गया, बेरहमी से मारा गया, और जिन लोगों ने वो सब किया था उनकी सूरतों को परख कर यह पता चला कि ये सब के सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। और अब ये सब हो रहा है। और फिर प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवाओं की भी बात की, मगर अलवर में क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये कोई रोहिताश गंगल है या पता नहीं इनका क्या नाम है। ये व्यक्ति अलवर में जहां विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं बेहतर सुविधाओं के लिए, वहां जाता है और हुंडई करता है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। लाइव क्या लाइव करेगा तो बच्चों का कहने फैसला है, तुम बना देगा बच्चों के मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये हुंडई नहीं तो क्या है? और फिर प्रधानमंत्री आज भाषण के बाद देखिए किस तरह से बच्चों के बीच पहुंच गए थे, जेन अल्फा के बीच पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ये जेन अल्फा ही तो आंदोलन कर रहा है और फिर आपके हुंडे जाके ये हरकतें करते हैं। आधे स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री जेन अल्फा से मिलते हुए, और आधे स्क्रीन पर यह व्यक्ति जिसका नाम रोहिताश बताया जा रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है राजस्थान अलवर में मासूम बच्चों के साथ। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आशुतोष रंका वहां पहुंचते हैं और पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं। सुनिए पुलिस के साथ जो उनकी तू-तू मैं-मैं हुई, क्या हुआ वहां पर।
ये बच्चे आपके होते थे, ये लोग एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि लोग हमारे नहीं है। अब बच्चों से पूछो कि ये इस गांव के भी नहीं है, गायब मत हुआ करो, ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, यहाँ पे गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के है तो हमें मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी शर्ट फाड़ दी, वीडियो पड़ा है, हाथों में मार रहा है। पुलिस मिली हुई है, पुलिस करी नहीं रही। क्या ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कौन सा गुंडा? ये क्या है? क्या उसकी शर्ट कैसे फाड़ी? उसके आइडेंटिफाई नहीं, बाहर करो उनको, फिर बाहर करो उनको। आइडेंटिफाई नहीं हो रहे अभी, आइडेंटिफाई नहीं हुए। पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे। अगर अब किसी को भी टच किया, बच्चों को परेशान किया, बच्चों को कोई नहीं कर रहा, एक भी बच्चे को क्या किया? ये कितनी बड़ी विडंबना है ना दोस्तों। आज ही प्रधानमंत्री ने युवाओं की बात की, जेन अल्फा से आउटरीच करने की बात की। और प्रधानमंत्री, आपने देखा जब आप उनसे हाथ मिला रहे थे, वो बच्चे कितने खुश थे आपसे मिलकर। और फिर जमीन पर आपके गुंडे आकर इस तरह से बच्चों को परेशान करते हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था दोस्तों, चंडीगढ़ में मूक बधिर बच्चे, डेफ एंड म्यूट बच्चे वहां पहुंच गए और नारा लगा रहे थे। अगर आप भूल गए हों तो उस मंजर को करीब 30 सेकंड का दोस्तों जरूर देखिएगा। बच्चे हैं, किसी मांग को लेकर अपनी धरना दे रहे हैं। फिर एक और मंजर दिखाना चाहता हूं। हालत खराब है। वहां पर एक बच्ची एक अधिकारी से कह रही है, अगर इस स्कूल में आपकी बच्ची पढ़ रही होती तो क्या आपके तेवर ऐसे होते? सुनिए इस बच्ची की बुलंद आवाज। अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जैसे उन्होंने एक भी कमरा सही नहीं अपने बैठ के इस तरह से जेन अल्फा लगातार मैदान में उतर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहा है। मगर कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क है। प्रधानमंत्री दुनिया को दिखाने के लिए बच्चों से मिल रहे हैं, एक नहीं दो बार। इसके पीछे की राजनीति को मैं समझता हूं, मगर फिर आपको कहीं ना कहीं प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप वाकई गंभीर हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रशासन और आपके गुंडे जो हैं वो बच्चों के साथ बदतमीजी करें और आप लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कुछ और ही कहते रहे। विपक्ष को अर्बन नक्सल बताना, फ्रस्ट्रेटेड बताना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाना। यह हल्द्वानी था ना जहां के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, भाषण दिया था और अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वहां पर यज्ञ और हवन करने लगे, वहां का शुद्धिकरण करने लगे। इतनी नफरत। राजनीति की इस सोच को बदलिए, इस घटिएपन को बदलिए। और बहुत जरूरी हो गया है कि अपने अहंकार को त्यागी, आपको संवाद करना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। यही लोकतंत्र है। और इस मंच पर हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।